Hello everyone, I am Bhavna Bansal and this particular video is related to the Specific Relief Act 1963. ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिकमेंड पहले आप उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देखिए स्पेसिफिक रिलीफ की एक्ट की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके के रिलीफ प्रोवाइड करता है। फर्स्ट स्पेसिफिक रिलीफ एंड सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव रिलीफ। अगर हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रिलीफ की बात करें तो ये पार्ट 2 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको मिलेगा, राइट। और इसके सेक्शन 5 to 35 तक इसको डिस्कस किया गया है। आज हम पर्टिकुलरली चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे जो कि बात करता है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी की, सेक्शन 5 to 8। देखिए, जब बात करते हैं हम किसी प्रॉपर्टी की तो वी नो दैट प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने भी इन्हें सेक्शन वाइज इसी तरीके से डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेट रिकवरी को देखेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ अगर आप एडवोकेट हैं तो आपकी प्रैक्टिस में भी ये बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो हम इन्हें केस लॉस के साथ देखेंगे, बहुत इजी मैनर में समझने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जितना इसको शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी दो तरीके से की जा सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। या तो प्रॉपर्टी आपकी हो, ठीक है, आपके पास उसकी ओनरशिप हो, या फिर आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन हो। तो दोनों ही सेक्शंस को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले रिकवरिंग ऑफ द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। अभी टाइटल क्या होता है? टाइटल से मीन्स होता है ओनरशिप से, ठीक है। अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, किसी प्रॉपर्टी का टाइटल है, तब उस कंडीशन में आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। कैसे? सीपीसी के मैनर को यूज़ करते हुए, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड के मैनर को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ए एक पर्सन है जिसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। बी उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, कब्जा लेता है। तब उस कंडीशन में ए के पास क्या रेमेडी है? ए के पास दो रेमेडी है। या तो वो बी से डैमेजेस ले ले, कंपनसेशन ले ले अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और द लॉ ऑफ टॉर्ट, राइट। या फिर वो क्या कर सकता है? हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर उसको वही इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तब वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उसको रिकवर कर सकता है। बट अगर उसे वही इमूवेबल प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तब उस कंडीशन में वो सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि एक ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो ऐसा कुछ करता है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी हड़प लेता है, तब उस कंडीशन में वो अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पर्सन के साथ जोर जबरदस्ती करेगा, फोर्स का यूज़ करेगा, ठीक है। उसके पास एक ही तरीका है कि वो कानून का सहारा लेते हुए अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ है कि ये जो ए है, इसके पास कितना टाइम लिमिट है अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने का। तो देखिए, वो सूट फाइल कर सकता है 12 ईयर्स के अंदर अंदर। अब जब से ए की प्रॉपर्टी बी ने पोजीशन में ली है, ठीक है, जब से भी ली है और ए को इस बात का जब से पता चलता है, तब से 12 ईयर्स के अंदर वो अपने टाइटल का यूज़ करते हुए बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। और हमने आपसे जिक्र किया सीपीसी का, ठीक है। तो सीपीसी के ऑर्डर 21, रूल 35 एंड 36 इस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम एक सिचुएशन देखते हैं। एक टेनेंट है, यानी किराएदार है, ये किसी प्रॉपर्टी पर काफ़ी टाइम से रह रहा है। एक दिन इस प्रॉपर्टी का ओनर आता है और इसके सारे सामान को फेंक देता है, ठीक है। यानी वो जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो इस टेनेंट को मजबूर कर देता है वो जगह खाली करने के लिए, या उसे ज़बरदस्ती उस जगह से निकाल देता है।
तब इस टेनेंट के पास कोई राइट है, कोई राइट बनता है क्या उसका? तो इसको देखते हैं। देखिए सेक्शन 6 इसी राइट की बात करता है। क्या है? सूट बाय द पर्सन डिस्पोजेस्ड, किसी को निकाला गया है, ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकाला गया है तो देखिए प्रोविजन क्या कहता है, अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है, निकाला गया है विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, जैसे कि टेनेंट को यहाँ पे निकाला जा रहा है, ठीक है, he or any person claiming through him by the suit recovering possession notwithstanding any other title that may be set up in such suit। तो वो उस कंडीशन में जो जिस पर्सन को डिस्पोजेस किया गया होगा वो पर्सन सूट फाइल कर सकता है इवन ओनर के अगेंस्ट भी, जिसके पास टाइटल है, जो लैंडलॉर्ड है उस प्रॉपर्टी का, उसके अगेंस्ट भी वो सूट फाइल कर सकता है अगर उसको विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मर्जी के बिना उस प्रॉपर्टी से निकाला गया था। ठीक है, सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ओनर चाहता है, लैंडलॉर्ड चाहता है अपने टेनेंट को उसकी प्रॉपर्टी से निकालना, तब वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत, यानी कि कानून का सहारा लेते हुए ही उसको निकाल सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने उसका सामान फेंक दिया और उसको जो है धक्के मार के आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर दिया, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है ये पावर देता है टेनेंट को, वेंडी को, लेसी को, मॉर्गेजी को, ठीक है, अगेंस्ट द ओनर। इवन द ओनर, एजेंट तो है ही, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि कोई लैंड जो जिसकी ओनरशिप जिस पर्सन के पास होती है वो किसी दूसरी जगह पर रह रहा है और वो अपने बिहाफ पर अपना एक एजेंट हायर कर देता है। ठीक है, तो दो पर्सन हो गए अब उस प्रॉपर्टी के एंटाइटल, एक तो जो प्रॉपर ओनर है, दूसरा उसका एजेंट। तो वो जो टेनेंट, वेंडी या ऐसा कोई भी पर्सन, इन दोनों में से किसी के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, अब ये सेक्शन 6 है, ये समरी नेचर है इसका और स्पीडी रेमेडी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसमें। तो देखिए सेक्शन 6 के लिए सबसे पहली चीज़ है कि उस प्लेंटिफ के पास उसका पोजीशन होना ज़रूरी था, यानी कि जब उस प्रॉपर्टी से उसको निकाला गया उस समय पर उस प्लेंटिफ के पास उसका पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ही हैज़ रॉन्गली डिस्पोजेस्ड, अगर उस पर्सन को गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी से निकाला जा रहा है तब सेक्शन 6 अट्रैक्ट होगा। देखिए अगर उस ओनर ने, लैंडलॉर्ड ने, मॉर्गेजर, लेसर, ये कोई भी पर्सन अगर जब अपनी प्रॉपर्टी से लेसी को, मॉर्गेजी को या वेंडी है, इनमें से कोई भी पर्सन को जब वो अलग करता है, अगर वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में यानी कानून का सहारा लेते हुए उसको निकाल रहा है, तब ये सेक्शन 6 अट्रैक्ट नहीं होगा। ये कब होगा? अगर उसको गलत तरीके से निकाला जा रहा है। ठीक है, और थर्ड वन है हमारा, प्लेंटिव हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट भी नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, तब उस कंडीशन में सेक्शन 6 अट्रैक्ट होगा। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है, इन तीनों ही एलिमेंट्स का होना नेसेसरी है, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तब सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। यही हुआ था इन सुखजीत सिंह वर्सेस रिजूसिया के केस में। इस केस में क्या था, लैंडलॉर्ड के बेटे की शादी होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में टेनेंट अपनी मर्जी से, ध्यान रखिएगा, अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को खाली कर देता है। ठीक है, लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद लैंडलॉर्ड जो है उसके मन में कुछ कपट आता है, वो टेनेंट को उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं करता। अब ये टेनेंट जाता है कोर्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, कि मुझे प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। तब कोर्ट हेल्ड करती है इस केस में कि ये जो प्रॉपर्टी से डिस्पोजेशन हुआ है आपका, वो आपकी खुद की वायलेशन, यानी कि आपकी खुद की कंसेंट उसमें इन्वॉल्व थी, टोटल वायलेशन थी। ठीक है, तब उस कंडीशन में आप ये जो सेक्शन है सेक्शन 6 ये अट्रैक्ट नहीं होता और आप इस सेक्शन के थ्रू क्लेम फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए तीनों ही एलिमेंट्स का होना नेसेसरी है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसका जो एम है सेक्शन 6 का एम क्या है। इसका एम है कि कोई भी ओनर या कोई भी मॉर्गेजर, जो भी पर्सन होगा इस तरीके का, वो किसी भी पर्सन को फोर्सली, ज़बरदस्ती उस जगह से ना निकाल सके। ठीक है, उसको डिस्करेज करना, क्योंकि अगर उसको पता होगा कि मेरे अगेंस्ट भी कोई इस तरीके का कानून है, तब उस कंडीशन में वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इस सेक्शन का एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो यही है। देखिए हमने देख लिया कि लैंडलॉर्ड को कितनी सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ रही हैं, बट कुछ ना कुछ ड्यूटी तो उस टेनेंट, वेंडी, मॉर्गेजी, इसकी भी होनी चाहिए ना। तो ये जो केस है महावीर प्रसाद जैन वर्सेस गंगा सिंह, ये इसी से रिलेट है। इस केस में हेल्ड किया गया कि अगर कोई भी पर्सन इक्विटेबल रिलीफ के लिए आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के में, तब उसको क्लीन हैंड आना ज़रूरी है कोर्ट में। ठीक है, इस केस में क्या था, ये जो पर्सन था प्लेंटिफ, ये कोर्ट में केस फाइल करता है फॉर द पोजीशन अंडर सेक्शन 6। ठीक है, बट ये एविडेंस नहीं देता अपनी टेनेंसी के, और मतलब इसकी इस एक्शन से ये चीज़ पता चल रही होती है, क्योंकि ये कई कई जगह पर केसेस फाइल करता है, तो इससे ये पता चल रहा होता है कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या है, डिफेंडेंट को परेशान करना। ठीक है, तो कोर्ट ने इस केस में यही हेल्ड किया कि अगर आप कोर्ट में आ रहे हैं तो क्लीन हैंड आइए। ये स्पेसिफिक रिलीफ में ही नहीं, ये जनरल प्रिंसिपल भी है नेचुरल जस्टिस का, कि कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में आता है तो उसका कोर्ट का अगर सहारा लेता है तो उसे खुद क्लीन हैंड आना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए ये जो पर्सन है प्लेंटिफ, ये कितने टाइम तक केस फाइल कर सकता है। तो विद इन द 6 मंथ, जब से उसको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया होगा, तब से लेकर 6 महीने के अंदर तक वो जो डिफेंडेंट है, लैंडलॉर्ड होगा, मॉर्गेजर जो भी पर्सन है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है विद इन 6 मंथ। ठीक है, और साथ ही साथ ये किसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, तो देखिए ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। ये जो सेक्शन 6 है वो राइट देता है किसी इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करने को। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट आपको उस प्रॉपर्टी से आपकी कंसेंट के बिना आपको निकाल रही है, तब यहाँ पर सेक्शन 6 अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट तो वो फाइल कर सकता है, बट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकता। और कब तक कर सकता है, 6 मंथ के अंदर अंदर। साथ ही साथ देखिए ये जो केसेस है, अगर आप जनरल केसेस में देखें तो अगर आप कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तब आप क्या करते हैं, तब हम अपील करते हैं उसकी, बट सेक्शन 6 की अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, ना ही उसका रिव्यू किया जा सकता है। तब अगर आप कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास कोई रेमेडी है, तो सेक्शन 6 के लिए रेमेडी है रिवीजन की। ठीक है, सेक्शन 6 हमें देता है अंडर सेक्शन 115 ऑफ द CPC 115 में पावर रिवीजन की। ठीक है, आप कोर्ट के अगेंस्ट, जो लोअर कोर्ट है उसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने 2 सेक्शंस को देखा, सेक्शन 5 जो कि टाइटल की बात करता है, और सेक्शन 6 जो पोजीशन की बात करता है। साथ ही साथ हमने कुछ केसेस भी देखे। ठीक है, तो आई होप आपकी ये समझ आ गया होगा। एंड स्टे विद मी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेट हम सीरीज़ को आगे भी जारी रखेंगे, जिसमें हम और भी सेक्शंस को देखेंगे और केस लॉज देखेंगे। ओके, सो बाय बाय।